हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे अफगानिस्तान की। जी हां, जिस तरीके से राजनीतिक संकट के समय यहां दुनिया फूक फूक कर कदम उठा रही है, सपा के सांसद वहीं शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानियों के कसीदे पढ़ने शुरू किए हैं। इस कदर कि उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर दी। बेशक सपा सांसद पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है, लेकिन यह पूरा बयान राजनीतिक गिरावट का प्रतीक है। यह भी साफ है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के महत्व को नहीं जानते। तालिबानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक ही पलड़े पर रखना, यह कौन सी मानसिकता है? और इसी पर आज हमारी खास चर्चा रहेगी कि आखिर तालिबान को लेकर जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, उस पर राय क्या है लोगों की, लोग क्या सोचते हैं, और इस तरीके के लोगों के लिए भी जो इस तरीके के लोगों का समर्थन करते हैं। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। सियासत में विवादास्पद बयान भी दिए जाते हैं और फिर वो भुला भी दिए जाते हैं, लेकिन 5-6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो क्रूर तालिबानियों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जोड़कर देखे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन दुनिया के महान आंदोलनों में एक है। ये लगभग 200 साल का ऐसा इतिहास है जिसमें त्याग, बलिदान की गाथाएं हैं। जहां 16 वर्ष के खुदीराम बोस ने गले में फंदा डालकर भारत की आजादी के लिए जीवन समर्पित किया, अंग्रेजों की तोप बंदूक के सामने कूका सत्याग्रहियों की निडरता की गाथा है। चंद्रशेखर आजाद उसी माटी के हैं जहां एक सांसद आज आजादी के आंदोलन की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं। ये सब सिर्फ सस्ती राजनीति के लिए है, लेकिन मंसूबों के पीछे किस तरह की सोच बनती दिख रही है, उसे भी आंका जाना चाहिए। ये ठीक हुआ है कि इस बयानबाजी के कारण उनके खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज हुआ। चर्चा में रहने के लिए या फिर किसी समूह को प्रभावित करने के लिए विवादास्पद दिया जाता है, फिर गोलमोल ढंग से उसे दिए गए बयान से अपने आप को अलग दिखाया जाता है। लेकिन इस बार शफीकुर रहमान जो कह गए उसे किसी सियासी जुमले की तरह नहीं लिया जा सकता। ये खतरनाक प्रवृत्ति के तौर पर है। इसमें न सिर्फ आजादी के आंदोलन से जुड़े प्रहरियों का घोर अपमान है, बल्कि समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देने की कोशिश भी है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वो उस तालिबान का समर्थन करते हैं जिसके पिछले शासन को मध्ययुगीन क्रूरता का परिचायक कहा गया है। तालिबानियों की क्रूरता दुनिया तक पहुँची है। कंधार विमान अपहरण की घटना भी तालिबानियों से जुड़ी है, लेकिन सांसद ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान की अगुवाई में अफगानिस्तान को आजादी मिली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे संवेदनशील मामलों में संभलकर ही बयानबाजी की जानी चाहिए। सियासी लाभ के लिए इस स्तर तक नहीं जाया जा सकता है, जबकि देश दुनिया की निगाह इस बात पर है कि भारत का रवैया अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों के प्रति किस तरह का होगा। अफगानिस्तान में उपजे हालात सिर्फ एक देश की सीमाओं को भी प्रभावित नहीं कर रहे। इसके बाद मध्य एशिया के काफी कुछ हालात बदले होंगे। भारत की कई परियोजनाएं इस देश में चल रही हैं। पिछले अफगानी सरकारों से भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। साथ ही विश्व बिरादरी के फैसले और नीतियों की ओर भी देखना होगा। भारत के सामने ये भी जटिलता है कि वो सीधे सीधे क्रूर और मजहबी तालिबान के पक्ष में खड़ा नहीं दिख सकता। ऐसे संवेदनशील मोड़ पर अपेक्षा यही की जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि उत्तेजक बयानों से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शैलेंद्र देवलनकर हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ गुलराज शेख हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मोहम्मद अली खान है, अफगानिस्तान राजा के वंशज हैं आप। हमारे साथ अतुल पाटिल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। मैं सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मामला बहुत अहम है, क्योंकि आप
एक एक चीज अफगानिस्तान की जानते हैं, हर व्यक्ति आपके वहां संपर्क में आज भी है। कैसे आप देखते हैं तालिबान का जो ये माहौल, जो आतंक वहां दिख रहा है, इसे लेकर क्या आप राय रखेंगे? गोस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अब इस प्रोग्राम पे मुझे बुलाया है। तालिबान का तो खैर, अगर बार बार दिमाग में यही बात आती है कि अगर जो इनका 20 साल पहले का जो ट्रेलर था जी, वो अब की पिक्चर ना हो बस, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने वहाँ उस मुल्क में गंदगी फैलाई और जिस तरह इन्होंने वहाँ महिलाओं को और जवान लड़कियों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, सड़क पे पढ़ी लिखी लड़कियों को, और जिस तरह इन्होंने वहाँ जवानों को मारा है, तो उससे तो बस बार बार यही दुआ करते हैं कि ऐसे रजीम से तो ऊपर वाला बचाए। पर आप देखिए मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद साहब आप देखिए कि जिस तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं, लोग तो कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके का आज़ादी का आंदोलन है। आप तो वहीं के रहने वाले हैं, बताइए उन लोगों को कौन सी आज़ादी? ये बहुत शर्म की, इस बात को सुन के भी शर्म आती है कि कोई भी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। कोई भी ऐसी रजीम या कोई भी ऐसी संगठन पावर में आने के बाद जो मजलूमों को और लोगों को दबा के रखे और ज़बरदस्ती अपने आइडियाज़ उनके गले में से उतारे, इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ मैं नहीं समझ पाता कि कौन ऐसा इंसान कर सकता है। बहुत शर्मनाक बात है जी। मोहम्मद अली खान जी, एक सवाल और आपसे ले रहा हूं क्योंकि आप का पता लगा कि उसके बाद आपको कहीं और जाना है। वर्तमान की स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? मैं अब जो मेरा इसमें ओपिनियन है, उम्मीद फिर दुआ करते हैं कि अगर तालिबान अभी भी समझती है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बना सकती है, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे आके खेले, दूसरे मुल्कों से तालमेल रख के खेले, और आपको निवेश भी चाहिए, आपको मदद भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। आप ऐसे थोड़ी सरकार चलाएंगे जिस तरह पिछली बार आपने अपनी संस्कृति मिटा दी, आप दुनिया को दिखाने के लिए आपने गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बम लगा के उड़ा दी, या आप औरतों पे अत्याचार करके और उनको टीवी पे गोली मार के दिखा रहे हैं दुनिया को। आप प्रूफ क्या कर रहे हैं? तो तरीका तो यही रहेगा कि अगर इनको इंटरनेशनल स्टेज पे आना है और इनको वाकई में अगर उस मुल्क की तरक्की की फ़िक्र है, तो इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाए और उसमें डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, उन्नति की बात करें, नौकरियों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, और उसके बाद 1-2 साल में इलेक्शन मैंडेट दे दें पब्लिक को। भाई अगर लोग क्लेम कर रहे हैं कि 98% मुल्क तालिबान के साथ है, तो उसमें मैंडेट लीजिए ना पब्लिक का, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये भी एक अपने आप में। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आप लगातार पूरी चीज़ों को देखते आए हैं और बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, मैं देख रहा था आपको। वर्तमान में जो ये स्थिति आई है अचानक से, आप देखिए, और अचानक से तालिबान आता है, उधर अमेरिका तुरंत जाता है, उधर से चाइना कहता है कि बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी उसके साथ है ही है। तो ये सबके पीछे की जो राजनीति है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मामला यहां तक नहीं है, खाली बात तालिबान की नहीं है, तालिबान के पीछे की जो राजनीति है वो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। धन्यवाद। इनफैक्ट मैं तो ये बात कहूंगा कि ये बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का है और कई लोगों के मन में इस बारे में शक पैदा हो रहा है। देखिएगा, 8 जुलाई को अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि अफगान की जो नेशनल आर्मी है, जिसका स्ट्रेंथ 3.5 लाख का है, जिसको हमने ट्रेन किया हुआ है, उसके पास में अच्छे आर्म्स है, एम्युनिशंस है, और वो बड़ी अच्छी तरह से अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट कर सकती है। और किसी भी हालत में तालिबान का काबुल में आना ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर भी अमेरिका पूरी तरह से अपने फोर्सेस हटा देता है, उसके बाद में 6 से 8 महीने लग सकते हैं तालिबान को काबुल तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद में हम 15 अगस्त को देखते हैं कि
तालिबान पूरी तरह से काबुल में आ जाता है। हर जगह कंदहार से लेकर आप मजार शरीफ में चले जाइए, जलालाबाद में जाइए और काबुल में जाइए। काबुल में तो नेशनल आर्मी के 2 डिविजन्स थे। 2 डिविजन्स का मतलब होता है 45,000 नेशनल आर्मी के सोल्जर्स हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है उनको, वो अपने आप अंदर घुस जाते हैं, कहां पर भी उनको रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इस तरह से अगर, और अब बाइडेन साहब कहते हैं कि भाई ये तो हमारी कोई गलती है नहीं है, ये गलती नेशनल आर्मी की है, उनकी लीडरशिप की गलती है। उनको कहते हैं कि इस तरह का एक सुपर पावर वर्ल्ड का है, आपको उसी तरह का इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलता है, आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है, आपका स्टेट डिपार्टमेंट है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो आपको एडवाइस कर रही है किसी सुपर पावर के कि ये पॉसिबल नहीं है और 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। तो इसके तहत कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आ रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से कोई मिली जुला था या इसमें कोई हैंड इन ग्लोव्स थे? क्या अमेरिका ने ये सारी चीजें फैसिलिटेट करवा दी थी? बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि 1 महीने के अंदर तालिबान जिस तरह से एडवांसेस करते आया है और जिस तरह से काबुल में चले गए हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस भी कहां चला गया है? वहां पर तो करीबन 14 इस तरह के एथनिक ग्रुप्स है, वो सारे एथनिक ग्रुप्स कहां चले गए हैं? वही नहीं तो करीबन 7 या 8 एथनिक ग्रुप्स वहां पर काबुल में थे जो नेशनल आर्मी के सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा था कि हम प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन एक दिन के अंदर सभी के सभी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं। और वो होने के बाद में कुछ जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है और ईरान है, आज की घड़ी में देखिएगा करीबन 70 से ज्यादा मुल्कों ने अपने एम्बेसी जो है वो अफगानिस्तान में बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने कर दिए हैं, भारत ने कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही मुल्क है जिनके एम्बेसीज वहां पर बड़ी अच्छी तरह से चल रही है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है तालिबान की तरफ से। वो पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया और ईरान है। तो हमें इस बात में इस तरह से कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कही जाती है कि इसमें एक अमेरिका का एक इस तरह का प्लान था, क्योंकि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स कहा जाता है कि एक इस तरह की स्मशान भूमि है जिसको कोई भी जीत नहीं पाए। यही अफगान ने ग्रेट ब्रिटेन को कई साल पहले हराया था। इसी अफगान को रशिया, सोवियत रशिया तब का 1980 से लेकर 1988 तक जीत नहीं पाए थे। अब अमेरिका को भी उसको छोड़ देना पड़ा। तो अमेरिका यह चाहता है कि अभी चाइना किसी भी तरह से अफगानिस्तान पर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एसेट करना चाहता है, बिकॉज अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स है और वो चाहता है कि अपना जो बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो वेस्ट एशिया को कनेक्ट होना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट होना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान की तरफ से जा रहा है। चाइना की तरफ से इस तरह के इंडिकेशंस मिल गए हैं कि चाइना इंटरेस्टेड है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में। इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं उनके तरफ से। इसका मतलब यह होता है कि अगर चाइना का वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली चाइना का भी इसी तरह से एंड हो जाएगा जैसे ग्रेट ब्रिटेन का हुआ था, रशिया का भी हुआ था। तो चाइना भी जीत नहीं पाएगा। दूसरा, चाइना का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो शिनजियांग का है। वहां पर उइघुर जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है, जिनको इसके पहले तालिबान का जो 1-0 गवर्नमेंट था 1996 से लेके 2001 तक, तब उसी टाइम में इसी उइघुर मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव्स को तालिबान ने ट्रेन किया था। और चाइना को इस बात को पूरी तरह से पता है, तो चाइना नहीं चाहता है कि तालिबान फिर से इस बिल्कुल तरह बहुत सारी बातें आपने भी, बहुत सारे सवाल खड़े किए। लगातार सवाल ही सवाल चारों ओर तैर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और कहते हैं ना कि बहुत बड़ी राजनीति ऐसी लग रही है, जिस तरीके के लोगों के बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी ताकत है। मैं बात करूंगा ऋषि मिश्रा जी आपके साथ। ऋषि जी, आप देखिए कि ठीक है, तालिबान अफगानिस्तान में एक काम कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई वहाँ चाहे वो आज़ादी लग रही है, किसी को कुछ भी लग रहा है, वो हर एक की एक अपनी मानसिकता हो सकती है। लेकिन जब आपको किसी संगठन के बारे में पूरी जानकारी है और उसकी नीतियों के बारे में पूरी जानकारी है और आपके यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपका भी देश प्रभावित हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद जो आपके यहाँ से हमदर्दी निकले उसे क्या कहेंगे? देखिए गोस्वामी जी, तालिबान का समर्थन करना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, जो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है, उसका अपमान है। सपा के सांसद ने जो बयान दिया है बिल्कुल एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का अपमान है। ऐसे बयान से बचना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है जी, और उसके इतिहास की जानकारी होते हुए भी सपा के जो वयोवृद्ध सांसद ने जो बयान दिया है वो हिंदुस्तान के हित में तो मुझे नहीं लगता है। और इस पर माननीय अखिलेश यादव को जरूर इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान से हिंदुस्तान की छवि जो है खराब होती है। जहाँ तक तालिबान की बात है,
अब बिल्कुल एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि बुलेट से नहीं बैलेट से इसका चुनाव होना चाहिए। यदि तालिबान के लोग कहते हैं कि वहाँ हमें उनका अफगानिस्तानियों का जन समर्थन है, तो नो डाउट कुछ दिन के बाद आप चुनाव करवा लीजिए, देख लीजिए आप क्या वहाँ की जनता आपके साथ है या नहीं है। तो कभी भी जो एक अच्छे देश का एक लोकतंत्र में वहाँ के लोग विश्वास करते हैं, तो बुलेट से नहीं बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ऋषि जी, एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है। एक बात यह है कि जो बयान आया, इतनी जल्दी हमारे यहाँ राजनेताओं को बयान देने की पड़ी रहती है कि कोई घटना हुई नहीं, जानकारी उसकी लोना, उसके पीछे की स्थिति मत देखो, राजनीति मत देखो, कुछ मत देखो, टक दे से बयान दे दो। संजय और जी मैं पूरी बात आपसे कर दे रहा हूँ, टक दे से उसका बयान दे दो। ना आपकी तैयारी है, ना आपको इतिहास की जानकारी है, ये दर्शाता है। तो ऐसे लोग जो सदन के अंदर जा रहे हैं, आखिर उनका क्या? ये भी एक सवाल है जनता के लिए। संजय जी, जो माननीय सांसद साहब ने जो बयान दिया है, उनको ये नहीं मालूम है उस बयान से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उस पार्टी को काफ़ी नुकसान होने जा रहा है यदि अखिलेश यादव इस पे स्टेप नहीं लेते हैं। आप ऐसे बयान देते हैं, तालिबान का क्या इतिहास रहा है वो नहीं जानते हैं, वो आतंकवादी संगठन क्या क्या किया, ट्विन टावर पर अटैक जो हुआ था वो कैसे भूल जाते हैं, कैसे इंसानियत को कुचलने के लिए तालिबान जाना जाता है। आज तालिबान अपना मेक ओवर करना चाह रहा है, कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं। तालिबान संगठन जानते हैं कि यदि मुझे अफगानिस्तान पर शासन करना है तो ऐसे बयान देना होगा ताकि वह वर्ल्ड में अपना एक मैसेज दे सके। लेकिन तालिबान का जो हिस्ट्री रहा है, इंसानियत को कुचलने का रहा है। और आज भी मैं जब आपके चैनल में आने से पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि वहाँ तालिबान के जो लड़ाके हैं, वहाँ पे 1-2 लोगों की वहाँ पे हत्या कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि जो सपा के जो सांसद साहब ने जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं सपा को राजनीतिक रूप से नुकसान होने जा रहा है यदि अखिलेश यादव इस पे अपना कोई स्पष्ट बयान नहीं देते हैं। हमारे साथ हाजी हसन अहमद साहब भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब। आप देखिए, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। आखिर जो तालिबान चल रहा है, उसमें इतनी क्या जल्दी आ जाती है कि हमारे राजनेता एकदम से कूद जाते हैं? क्योंकि सारी चीजें हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों कर दिया। फिर उसके बाद फिर वही धर्म की राजनीति आ जाती है, फिर हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है। आखिर माहौल बिगाड़ने की जगह, बात रखने की जगह पहले समझना चाहिए। देखिए, जिन राजनेता की आप बात कर रहे हैं, कल मैं एक चैनल पे साथ में था और मैंने खुद मांग की थी कि जिस आदमी की मानसिकता ये हो कि वो एक आतंकी संगठन की मुकाबला कंपैरिजन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कर रहा है, उसकी जगह देश में आजाद घूमने की नहीं है, उसकी जगह जेल ही है। क्योंकि ये वैचारिक आतंकवाद फैला रहा है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जितने लोगों ने, इनको शायद ये पता ही नहीं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी कुर्बानियां देने के बाद आजादी हासिल की। बिल्कुल हाजी साहब, वही बात है कि कहीं ना कहीं ये लोग या इस तरीके के लोग जो हैं हाजी साहब, वो लगातार इस तरीके के जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो आपसी मतभेद हैं वो बढ़ते हैं। और नहीं जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा मेरी बात कंप्लीट करने के लिए। ये आपसी मतभेद की बात नहीं है, ये आलमे इंसानियत की, सारी दुनिया में हमारा देश की ही बात नहीं है। सारी दुनिया में अगर कोई भी जालिम है, बर्बर है, तो वो आतंकी है, तो आतंकी है, वो आतंकी रहेगा। अगर उसने अफगानिस्तान में आतंक फैलाया तो उसने इंसानियत का नुकसान किया, तो हिंदुस्तानियों के भी सीने में खंजर मारा। हम सब सारे बनी आदम मानते हैं। अगर हमारे जिन राजनेता ने कहा है वो इस्लाम के फॉलोवर है, तो औलादे आदम के ऊपर जुल्म करने वाला जालिम, जिसने इस तरह से बर्बरता पूर्वक औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मर्दों के साथ एक एक समुदाय को लाइन से खड़ा करके मार दिया, या ट्विन टावर्स गिराए, या क्या क्या किया, उनकी फेहरिस्त बहुत बड़ी है। 2-4 घंटे का शो कम पड़ जाएगा। ऐसे बर्बर आतंकवादियों का साथ देने वालों की जगह जेल है, सिर्फ जेल है। और मैं भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, जो भी लोग किसी भी सुर में इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनकी हिमायत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, इनकी मानसिकता वही है, यह समाज के लिए खतरा है, एक जहर है। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई हुई भी।
और उसके बाद उस कार्रवाई पर अभी कुछ लोगों के स्वर भी बुलंद होंगे, क्योंकि ये परंपरा सी भारत के अंदर पड़ गई है। नेपाल सिंह जी, आप भी बहुत सारी चीजें देखते आ रहे हैं। यहां एक मुद्दा ये आता है तालिबान का जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ट्रंप और बाइडेन दोनों सामने आते हैं। तो ये जो है कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप होते तो ऐसा ना होता, बाइडेन है तो ऐसा हो रहा है। इसके जो पीछे का लोचा है, जो इसके पीछे की जो राजनीति है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि इसमें बड़ी ताकतों ने अपना खेल अदा किया है और ट्रंप ने एक समझौता किया था, लेकिन ट्रंप की कंडीशन कुछ और रही होंगी और बाइडेन की कंडीशन कुछ और रही होंगी जी। उसका परिणाम आप ऐसे देख सकते हैं। आप तालिबान पर ही मत जाइए जी, आप पाकिस्तान पर जाइए, ईरान पर जाइए, श्रीलंका पर जाइए और आसपास की जितनी कंट्री हैं, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता कारण, मूल कारण जो है वो अमेरिका है जी। वो ईरान में एक कमांडर को इसलिए गिरा देता है कि उसको लगता है कि वो मानवता के लिए खतरा है, लेकिन पूरे तालिबान को 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान घुसाता है, उसको यहाँ मानवता खतरा नहीं दिखाई देता जी। सोचने की बात है। अब दूसरी बात यह है, वो इतनी तैयारी कहां से थी? क्या पाकिस्तान में सब लोग तैयार बैठे थे उनको सेब पैसे देने के लिए कि साहब जाएंगे, जाके कब्जा करके आप काबुल पर बैठ जाएंगे? अब इसको थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए संजय भाई। हिंदुस्तान में चुनाव होता है और हिंदुस्तान में चुनाव के बाद में एक नेता की बहुत बड़ी लोकप्रियता बढ़ती है और वो नेता जाके हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका तक एक जाके अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं और वो मोदी के पक्ष में कहने की बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो ट्रंप तालिबान के खिलाफ खड़ा होने की बात करता है, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, तो उस पर एक पूरा जो लेफ्ट जो विचारधारा का व्यक्ति है, जो लेफ्ट विचारधारा की जो परंपरा है, उसके लिए पूरा एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाती है। उसको देश में और फिर अमेरिका में हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में घुसाया जाता है कि ट्रंप आजादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत खतरा है, अमेरिका के लिए बहुत खतरा है, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा है। और एक जो बाइडेन को लाया जाता है, वो बहुत सॉफ्ट हैं, वो उनके साथ चलते हैं। लेकिन जो बाइडेन को पैक करने के लिए कौन है? वो चाइना है। चाइना के और जो बाइडेन के अपने अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। जो बाइडेन को चुनाव जीतना है, चाइना को वहां से अपनी पूरी परंपरा लेनी है, क्योंकि उसको एक सेफ पैसे चाहिए पूरा अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को करने के लिए और खनिज को ले जाने के लिए। वही लिथियम की लड़ाई है, सबको वही खनिज चाहिए वहां पर। उसको पाकिस्तान इस बार समर्थन मिल रहा है, इस बार रशिया को समर्थन मिल रहा है। पहली बार रशिया के खिलाफ था, रशिया इस बार साथ में। तो ये तो एक पूरा ये तालिबानी लड़ रहा ना पाकिस्तान लड़ रहा, यहाँ लड़ रही हैं सुपर ताकतें जी। बिल्कुल समझने की बात यही हम कह रहे हैं कि ये राजनीति यहाँ कुछ और आपने कही ये बात और मेरे साथी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। हमारे सांसद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जी, इस पर मैं बहुत स्पष्ट करूं। सांसद ने कोई गलत काम नहीं किया बेचारे ने, उनकी मानसिकता समझने की कोशिश करिए। जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो परिस्थितियों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहते हैं। उसमें देश बर्बाद हो, मानवता बर्बाद हो, धर्म बर्बाद हो, संस्कृति बर्बाद होने से कोई मतलब नहीं होता। जो आज की राजनीतिक परंपरा चली है, उस राजनीति को भूल जाइए जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने चलाई थी, जो हमारे बड़े लोग थे, जिन्होंने हमें एक संस्कार दिए थे, महत्ता बताई थी लोकतंत्र की। लेकिन जो आज की बदलती राजनीति है, उस बाद की बदलती राजनीति में वो कहते ना पॉलिटिकल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट द डिसास्टर्स। आज ये लोगों की राजनीति जो बन रही है, जो ये डिसास्टर पैदा हो रहे हैं और ये सोच जो है लोगों के दिमाग में घुसाई जा रही है। मैं एक अभी पढ़ा था, वो हमारी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं रूबिका लियाकत जी, उन्होंने एक कुछ ट्वीट किया, उसको गाली देने के लिए इतना बड़ा समुदाय इकट्ठा होकर आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों के दिमाग में कैसे घुसाया गया कि तालिबान भी एक स्वतंत्रता सेनानी की स्वतंत्रता की लड़ाई हो सकती है, आजादी की लड़ाई हो सकती है। तो कोई तो चीज है जो उन लोगों के दिमाग में घुसा रहे हैं और उसका नेतृत्व करने वाले हमारे आपके जैसे सांसद, जो आपके शफीकुर रहमान जैसे वरिष्ठ सांसद हैं, वो हैं। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, वो पार्टी अब ऐसे शफीकुर रहमान ने के लिए प्रॉब्लम नहीं करी, शफीकुर रहमान ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम करी है अखिलेश यादव के लिए। अब अखिलेश यादव इसमें बयान देते हैं तो फंसते हैं, नहीं देते हैं तो फंसते हैं। ये उसने प्रॉब्लम खड़ी करी है और ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति है। मुझे नहीं लगता कि योगी जी कल को शफीकुर रहमान को पकड़ने वाले हैं, वो भी नहीं पकड़ेंगे इसको। वो भी एक एफआईआर दर्ज करके रजिस्टर कर बैठ जाएंगे, वो भी इस मुद्दे को जल्दी जिंदा रखेंगे और शफीकुर रहमान भी बोलते रहेंगे, सैपा बोलती रहेगी कि साहब इसमें हमारा को लेना, उनका व्यक्तिगत विचार है। और ये परंपरा हम देख रहे हैं और ये ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें जो मानवता मरती है, जो बच्चे मरते हैं, जिन बच्चों के आप जो है वारिस उनके माता पिता को छीन लेंगे, उनको स्वर्ग भीख बनाएंगे, तो तालिबानी नहीं बनेंगे तो वो क्या बनेंगे?
जिनके साथ क्रूअल्टी होगी तो वो अगले दिन हथियार उठाएगा, और वो हथियार उठा के किधर जाएगा ये हमें नहीं पता। वो अच्छाई में जाएगा कि बुराई में जाएगा, लेकिन एक दिन हथियार आदमी बदला लेने के लिए उठाता है। और जब वो बदला लेने के हथियार उठाता है, क्योंकि उस बच्चे के साथ क्रूरता हुई होगी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी जो उनके माता पिता के सामने छीनेंगे, उनकी माँ बहन के साथ में क्रूअल्टी होगी, उनको भूखा रहना पड़ेगा, तो वो उनके लिए सबसे अच्छा बढ़ता है आतंकी बन जाना। इससे बढ़िया आसान क्या काम है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और लगातार ये भी चलता रहा। जी देखिए, नेपाल सिंह जी ने जो बातें कही है बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे बयान तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे लोग, जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं, उनके द्वारा भी ऐसे बयान दिए हैं, धार्मिक बयान दिए हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। मुझे याद आता 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान कि मियाँ अहमद पटेल, तो मियाँ अहमद पटेल कहने का अर्थ क्या मियाँ, हम उनका जो बयान था, मैं कहना चाह रहा हूँ मियाँ अहमद पटेल क्या गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे? तो प्रधानमंत्री जी किसको टारगेट कर रहे थे? जब गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वर्तमान में हैं, जब वो कहते तिरंगा में हरा मतलब पाकिस्तान, तो किसको टारगेट कर रहे होते हैं? तो हमें समावेशी समीक्षा पूरा करना होगा। हमारे जो सियासतदान है अपने चंद वोटों के लिए देश के एकता को, देश के अखंडता को, बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल ऋषि जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आतिल साहब, वर्तमान में तालिबान चल रहा है, लेकिन उसके अलावा देश के अंदर हमदर्द जो टॉनिक है, हमदर्द टॉनिक तालिबान, ऐसा भी चल रहा है कि हमारा प्यारा तालिबान, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। उसे लेकर आपकी क्या राय है? संजय जी, आपने मुझे पूछा है? जी आतिल साहब, आप ही को बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे है कि ये बीमार मानसिकता जो है, ये बीमार मानसिकता हम 2014 के बाद बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। तो ऐसे बीमार मानसिकता को कानून के जरिए ही हम खत्म कर सकते हैं। उसकी तरफ कितना तवज्जो देना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़कर एक बात ये करना चाहता हूँ कि इंडिया, भारत के एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। 1980s में पार्लियामेंट में इसकी बात हुई थी, जब रशिया वहां था, कोल्ड वॉर वहां खेला गया था, और ये सारा ऑयल पॉलिटिक्स जो था, ऑयल डोमिनेंस जो था, वो एक थ्योरी के मातहत जो है इन सारे ब्लॉक्स को बर्बाद किया गया है। आज मेडिटेरियन सी से लेकर पाकिस्तान तक किसी भी जगह हम एक स्टेबल स्टेट मशीनरी नहीं देख पा रहे। ये इसकी वजह तो कोल्ड वॉर ही है, इसकी वजह तो दुनिया के जो सुपर पावर है या पावर है उनका आउटकम है। और उन्हें जब फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से 100 साल की उनकी जरूरतें पूरी हो, इतना ऑयल मिलने के बाद दे हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। हमने देखा है उन्होंने इराक में क्या किया है, सीरिया में क्या किया है, ईरान में क्या करने की कोशिश हुई, जो कुछ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से रुक गई थी, या फिर ओबामा जी के कार्यकाल में उसे एक निगोशिएशन का स्वरूप दिया गया, नहीं तो वो भी स्टेट नहीं बचता। तो ये सारी परिस्थितियों में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी चाहिए। तो लिमेज ने ये कहा था कि ये जो जिहादी है वहां कोल्ड वॉर के दौरान बने हैं, ये ठंड में लड़ सकते हैं, ये पहाड़ी में लड़ सकते हैं, और इसका खतरा जो है हिंदुस्तान को हो सकता है। और उसी के बाद एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट की थी, और सिक्योरिटी पॉलिसी वो भी अडॉप्ट की थी। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में हमें क्या सोचना है, क्योंकि रशिया उस साइड चला गया है। रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये चारों ने उनको रिकॉग्निशन दिए जैसी परिस्थिति एक क्रिएट हुई है, जो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काफी अहम है। इस बारे में सारा देश इकट्ठा खड़ा है, उसमें कोई दौरा होने की बात नहीं है। भले इस देश के प्रधानमंत्री सारे विपक्ष के नेताओं को बैठकर संज्ञान ले, सारे विपक्ष के नेताओं को ये बताने की जो प्रथा परंपरा खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद आज हमारे भारत के इंटरेस्ट वहां पर कैसे सर्व होंगे, और हमारा मिडिल ईस्ट का रिलेशन जो है और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर जो है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अली खान जी ने जो कहा था, जो अफगानिस्तान के वंशज है वहां के, उन्होंने कहा था वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए हमारे नेबर्स जो है, वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज स्टेबल होना जरूरी है, और वहाँ बुलेट से नहीं बैलेट से सरकार आने की परिस्थितियां कैसे पैदा हो, ये हमारे लिए काफी अहम है। तो ही हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो हो सकती है। नहीं तो अफगानिस्तान की अनस्टेबल सिचुएशन और जो गुटों में बटी हुई राजनीति जो है, उसका इस्तेमाल
किसके खिलाफ होगा, ये बताने के लिए किसी बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ मेघालय में क्या हुआ, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, आसाम मिजोरम के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस पर हम बातचीत क्यों नहीं करते? वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है, वहां के होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया वो बात अलग है, लेकिन वहां के सीएम के घर के पास अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये भी हमारे लिए बहुत अहम बात हो जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा उतनी ही अहम हो जाती है एक देश के नाते। लेकिन हम स्टेबल पॉलिटी है, हमारे यहाँ स्टेबल पार्लियामेंट है, तो हम लोग इन सारी चीजों से निपट लेंगे। लेकिन क्या ये परिस्थितियों पे चर्चा करना हमारे लिए अहम नहीं है, या हम इसी के बीच में रास्ता ढूंढते रहेंगे कि धर्म के जो रेडिकलिज्म जो है, रिलीजियस रेडिकलिज्म ने इस दुनिया को, वर्ल्ड ऑर्डर को बदल के रख दिया है, इस वर्ल्ड ऑर्डर को अनस्टेबल करके रख दिया है, उसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान न्यूट्रल है, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर हमें ये देखना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमारे राष्ट्रीय हित जो है, उस राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क को, एक स्टेबल संविधान जिसका है, उसके मुल्क को ये देखना चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो जितनी स्टेबल रहेंगी। बिल्कुल, ये अतुल जी बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ा सवाल उठाया है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा था। और हमारे साथ गुलराज शेख जी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुलराज जी, अगर आप देखें, ये कहा जा रहा है कि भारत को भी तालिबान से खतरा हो सकता है, ऐसी बातें की जा रही है, और खासकर कश्मीर को लेकर यह कहा जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों की जो हमदर्दी है वो भी आपके सामने आ रही है। उन लोगों को ये नहीं दिखता कि जो पूरा विश्व जो चिंता कर रहा है उनकी वो चिंता नहीं है, उनकी चिंताएं कुछ अपनी है, और वो जो है वो वोट की राजनीति की चिंता ज्यादा है सभी को। लेकिन चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं इसमें? जी गोस्वामी जी, एक छोटा सा अनुरोध करूंगा जी, क्योंकि मुझे 7:40 पर निकलना है, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड समय है मुझे, मेरा फाइनल टेक है। बोलिए जी। जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो वक्तव्य दिया है वो बेशर्मी का शर्मनाक वक्तव्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात तो तालिबान और भारतीय संस्कृति दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, तो वो इस तरह की बात करके भारत की और भारत की संस्कृति का एक तरह से मखौल उड़ा रहे हैं। आप देखिए कि तालिबान 1.0 में भी दुनिया भर के लोग कि कुछ अरब के भी लोग आए थे, कुछ यूरोप के भी काम कर रहे थे, लेकिन भारत से एक भी व्यक्ति उसमें नहीं था जो तालिबान के साथ गया हो और उनके साथ काम कर रहा हो। तो ये है भारत का मुसलमान, और ऐसे लोग भारत के मुसलमान का कम से कम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, अपने राजनीतिक हित के रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वजह से देश को शर्मसार कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरह से भी बात करूं तो आप ये देखिए कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, जब तक भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, यदि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अहित कर रहा है। इसलिए इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। अभी आपका दूसरा प्रश्न था कि हमको क्या खतरा हो सकता है तालिबान से, विशेषकर हमारे कश्मीर में। देखिए, आप ये याद रखिए कि तालिबान 1.0 के समय जो कुछ भी हुआ था, आज स्थितियां बहुत अलग है। आज चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, उसमें हमको काफी ज्यादा महारत है। चाहे हमारी जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो पहले से कई गुना ज्यादा बीफ्ड अप है। हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप ये देखिए कि जहां तक अफगानिस्तान का विषय है, भारत का इंटेलिजेंस इवन बेटर देन अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका का भी जो इंटेलिजेंस है उनके सोर्सेज से आता है, लेकिन भारत का जो इंटेलिजेंस है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने जिस प्रकार से भी वक्तव्य दिए हैं बड़े समझ के दिए हैं, और अभी हम ठहरो देखो की नीति पर काम कर रहे हैं कि इस पे हमारे हित कहां रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय हित कहां रहेंगे। तो और जहां तक कश्मीर का विषय है, आज की स्थिति में भारत को कोई समस्या नहीं है। हमको समस्या एक से ही है। देखिए, हमको समस्या अफगानिस्तान से नहीं है, भारत की समस्या पाकिस्तान से है, क्योंकि जो भी टेरर कश्मीर में हुआ है
वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है पाकिस्तान की वजह से। तो अभी हमने अपने आप को पूरा बीफ अप कर रखा है अपनी सिक्योरिटी को। और मैं सबको, देश को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कश्मीर के विषय पर किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। मैं पहले एक पैनलिस्ट को सुन रहा था, क्योंकि मैं टीवी स्क्रीन के सामने नहीं हूँ भी, उनने बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस उठाए थे कि क्यों वहां पर घनी सरकार गिरी। डेफिनेटली वो हमारे मन मस्तिष्क में भी है। वो बहुत सारी चीजों को राइज देते हैं कि बिना लड़े क्यों सेनाओं ने सरेंडर किया। 3.5 लाख की जो आर्मी थी जिसको अमेरिका ने ट्रेन किया था, उसके पीछे क्या कारण था? जो घनी साहब भाग गए वहां से, वो न केवल भागे बल्कि जो रशियंस बता रहे हैं कि जिस तरह से 4 कार भर के पैसा और हेलीकॉप्टर भर के पैसा ले गए, ये सब चीजें बहुत तरफ इशारा करती हैं। लेकिन चूंकि मैं रूलिंग पार्टी से हूं, अभी नहीं बोलूंगा बहुत सारी चीजें, लेकिन भारत को कोई चिंता का विषय नहीं है किसी तरह से भी। हमारे नागरिकों को लेकर भी, कश्मीर को लेकर भी हम अपने नागरिकों को भी ले आए हैं, और जो वहां पर अभी है वो अभी बिल्कुल सुरक्षित है। किसी को कोई चिंता की कोई विषय नहीं है भारत के ताल्लुक से। चलिए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आपने बताई, वास्तव में ऐसा ही हो और चिंता न रहे। मैं बहुत धन्यवाद जी। अली खान साहब, आप देखिए लगातार जिस तरीके की बातें सामने आई, बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, और एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि तालिबान अब की बार बदल गया है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, सहयोग मांग रहा है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने सारी चीजें देखी हैं, तो शायद उनकी बातों में हमारे भी कुछ राजनेता आ गए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब मीठी बातें होती हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा सुनना सबको पसंद है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, कितना मानते हैं कि तालिबान बदल गया है या बदल जाएगा, या जो उसका पुराना रूप था वो सामने नहीं आएगा? जी, इसको गोस्वामी जी हमारे फारसी में ख्याली पलाव कहते हैं। मतलब आप उसमें खामखा एक उसमें डेगची में करची घुमा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये बातें जो हैं मैं सिर्फ इसकी उम्मीद कर सकता हूँ, मगर जो इन्होंने पहले अपनी पहली हुकूमत में मैसेज भेजा है, उस मैसेज से ये कितना बदल जाएंगे, इतना बदलना इनके लिए नामुमकिन है। मैं इस बात को किसी कीमत पे नहीं मानता। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ हमें भूलना नहीं है, पता नहीं दुनिया कैसे भूल जाती है, हम लोगों की भी मेमोरी बहुत शॉर्ट है जी, कि ये जितने इनिशियली जो ये शुरू हुआ है, ये तालिबान का पूरा मूवमेंट, ये सारे के सारे जब रशियन ऑक्यूपेशन हुआ है अफगानिस्तान का, और वहाँ से जो रेफ्यूजी कैंप्स में पाकिस्तान में गए हैं, तो ये वहाँ के बच्चे हैं जिनको बचपन से ही गलत किस्म की तालीम, गलत किस्म की एजुकेशन दी गई है, और उसकी पैदाइश है ये, और इन्होंने हर जगह नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में भी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में तो खैर सबसे ज़्यादा, अगर अमेरिका में नुकसान ना पहुंचता तो अमेरिका थोड़ी इन्वॉल्व होता यहाँ आके। तो ये तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। मगर मेन चीज़ ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ वो भी अफ़गानिस्तान की पब्लिक के लिए, अफ़गानिस्तान के बच्चों के लिए, ख़ासकर महिलाओं के लिए, कि अगर इनमें कुछ बदलाव है तो अच्छी बात है, वरना उम्मीद मुझे इस बात की नहीं है कि ये बदल गए होंगे। क्योंकि आप देखेंगे, वेट एंड वॉच है, दुनिया देख रही है। हम लोग तो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं यहाँ, हमारे पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो एक आदत सी बन गई है हिंदुस्तान में। मैं देखता हूँ कि वो चाइना के साथ थोड़ी सी कहीं बॉर्डर स्क्रमिश हो जाती है, और हमारे रिटायर्ड जनरल्स जो बड़े ओहदे पकड़ के बैठे हुए हैं और रिटायर हो गए हैं, स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं, जंगें जीत चुके हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के दुनिया को बता देते हैं कि ऐसा करना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, स्पेशली पॉलिटिशियंस को बहुत समझ के बोलना चाहिए। पब्लिक आपकी तरफ देख रही है, आपको बड़ा समझ रही है, तो आपको थोड़ी स्टेटमेंट जिम्मेदारी की देनी चाहिए, और आप इंतज़ार करिए, संयम रखिए, संयम बरतिए, माहौल क्या होता है क्या नहीं होता है, और इस दौरान अपना डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हैं। हम लोग क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को नहीं पता है, कंट्रीज़ के लीडर्स को नहीं पता है कि क्या होने वाला है वहाँ। तो स्पेक्यूलेशन का तो इसमें कोई वो ही नहीं है, क्योंकि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि अजी बहुत अच्छा हुआ, और ये तो सब
बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये बहुत गलत बातें हैं। इस तरह की बातें बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत समय आज हमें दिया। ऋषि जी अगर आप देखें, यहाँ बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे NGOs हैं, बहुत बोलते हैं, और ख़ासकर अगर कहीं छोटी घटना भी एशिया में हो जाए और वो भारत के अंदर हो जाए तो फिर तो क्या कहना, फिर तो उसके बाद तो चिल्लाना शुरू, और उसके बाद हमारे देश से भी बहुत सारे लोग एकदम मिले सुर मेरा तुम्हारा शुरू हो जाते हैं। तो आज जो हो रहा है, जो तस्वीरें बयां कर रही है, लोग किस कदर भाग रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा, इस पर सब और चुप्पी है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, पहले गोस्वामी जी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए विश्व पटल पे तालिबान को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर दो भागों में लोग बट गए हैं जी। आप देख रहे हैं कि चाइना, रसिया और रूस तालिबान को समर्थन कर रही है, और वहीं अमेरिका और अन्य देश जो हैं तालिबान के विरोध में हैं। हम तालिबान पे कैसे विश्वास करें? तालिबान पाकिस्तान के गोद में खेल रहा है, और पाकिस्तान का इरादा गोस्वामी जी जानते हैं, इंडिया को किसी भी न किसी प्रकार किसी बहाने वो डिस्टर्ब जरूर करना चाहता है। अब देखिए कि पाकिस्तान, अब मैं आपको एक रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि वहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में एक समझौता हो गया था कि एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें एक राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपति, और दो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो तालिबान खेमे से होंगे, उसमें से एक उपराष्ट्रपति तालिबान खेमे से होंगे। जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए। जब इसकी भनक पाकिस्तान को लगा, पाकिस्तान ने इस समझौता को तालिबान पे प्रेशर डाला और उस समझौता को खत्म करवाया। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि तालिबान यदि चाइना और पाकिस्तान के गोद में खेल रहा है तो हम तालिबान पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसलिए हमारे सरकार को फूक के कदम उठाना चाहिए, ताकि तालिबान यदि कोई ऐसा कदम उठाए जो भारत को अहित करने का प्रयास करे, उससे हमारे सरकार को सावधान होना चाहिए। बिल्कुल, यही एक बड़ी बात है। हमारे साथ हाजी हसन जी, अगर आप देखें, अब की बार तालिबान ने यह कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके के बयान भी अब की बार पहले से आने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि भारत भी हमारा सहयोग करे, जिस तरीके से चाइना ने, पाकिस्तान ने, रशिया ने हमें माना है वो भी माने। इसे कैसे देखते हैं? इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या लगता है आपको जी? देखिए, पहली चीज तो ये कि भारत सरकार को तय करना है कि उसको तालिबान से कैसे रिश्ते रखना, और ये हमारा नेबर कंट्री है। अगर हमारी सरकार चाहती है, हमारे हित वहां पे हैं, हमारी देश के, हमारी उसके, तो वो उसको फैसला करना है। लेकिन तालिबान अगर दूध में नहा के हलफ उठा के भी कहे कि अब हम बदल गए हैं, हम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो उससे तालिबान के गुनाहों पे कोई फर्क नहीं। उनके जो उन्हीं ने पूर्व में पहले जो गुनाह किए हैं वो वैसा ही रहेंगे। आज या कल वो बिल्कुल, अगर इतने ही अच्छे थे तो वो आते अशरफ गनी के साथ और पार्टिसिपेट करते सरकार में, और बन के आते, तो अगर इलेक्टेड होते तो भी शायद हम तालिबान को माफ ना कर पाते, जैसा कि तालिबान ने अपना रूप दिखाया है। तो पहली चीज, तालिबान के लिए को जो लोग सिले रहमी रखे, सरकार की मजबूरी हो सकती है, शायद हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे, लेकिन सरकार जो करेगी, हम सरकार के साथ है, लेकिन हम अपने दिलों में तालिबान को कभी माफ नहीं करेंगे। जी नहीं हाजी साहब, यहाँ बहुत सारे हमदर्द हैं उनके, उन्हें क्या सलाह देंगे? वो जाएं वहां जाकर, उनको तालिबान थोड़ा सा अगुवाई कर लें, उनकी कुछ हस्तक्षेप कराएं बीच में जाके। देखिए, आज हिंदुस्तान में, भारत में एक बहुत बड़ा फैसला हो गया जी। जो लोग कहते थे कि हम मुसलमान का लबादा ओढ़े हुए थे और जो गड़बड़ियां फैलाते थे, वो आज सामने आ गए कि आतंकवाद के साथ कौन है और मजलूम के साथ कौन है। आज पहचान लीजिए कि मजलूम कौम के साथ कौन खड़ा है, इंसानियत के साथ कौन खड़ा है, धर्म के साथ कौन खड़ा है, अधर्म के साथ कौन खड़ा है। ये आज ये बिल्कुल फैसला हो गया है। जो भी लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी के नहीं हो सकते, न वो शरीयत मोहम्मदी के हैं, न वो तालिबान के हैं, न वो हिंदुस्तान के हैं, न वो इंसान के हैं, वो इंसानियत के भी हमदर्द नहीं है। जी, जो लोग तालिबान की बात उन तक जरूर जानी चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए। अतुल जी आप देखें
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, आप लगातार सारी चीजें देख रहे हैं कि वहां पर भारतीय परियोजनाएं बहुत सारी हैं, उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंता है लोगों के अंदर। उसके अलावा हमारे कुछ भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिसे लेकर भी लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में भारत का रुख क्या रहना चाहिए? और यहां पक्ष विपक्ष नहीं, संपूर्ण भारत की बात होगी। जी, मैंने पक्ष विपक्ष की बात पहले भी नहीं की थी। जी बिल्कुल, जी आपने देखा होगा, मैंने तो नेशनल इंटरेस्ट की बात की, राष्ट्रीय हित बिल्कुल, की बात आज तो उसी पे है डिबेट। जी, और हमारी जो विदेश नीति है वो तो राष्ट्रीय हितों पे ही निर्भर करती है। सारे देशों की जो विदेश नीति होती है और राष्ट्रीय हितों पे होती है। मुझे वो जो 5 औरतें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तालिबान का, तो 5 औरतें बाहर खड़े होकर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर रही थी। मुझे होप वहां दिखती है। मुझे इसका डर है कि रीजनल बैलेंस ऑफ पावर जो है, जहां पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान इकट्ठे हो जाते हैं, वहां ईरान और रशिया को साथ में लेकर वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे तैयार हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अमेरिका 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने केवल अपने इंटरेस्ट की सोची है, वो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है। हम यहाँ रीजनल पावर है, हम यहाँ रीजनल पोल है, एक ध्रुव है हम यहाँ वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में। तो उसमें हमारे लिए ये बहुत अहम है कि वहां बैलेट से आई हुई सरकार होनी चाहिए। और वो 5 महिलाएं जो है उनको सारे दुनिया ने सलाम करना चाहिए। जहां देश का मुखिया भाग गया, जहां देश की बनी हुई सरकार थी वो सामना नहीं कर पाई, वो 5 महिलाएं जो सामना किए उन्होंने अपने राइट्स के लिए, वहां मुझे होप दिखती है कि हाँ, एक अफगानिस्तान में जो आम जनता है वो एक अमन पसंद सरकार जो है चाहती है। और उसका प्रेशर, वहां के लोगों का, वहां के आवाम का प्रेशर जो है वो तभी बनेगा जब हिंदुस्तान बाकी सब राष्ट्रों को इसी चीजों के लिए मजबूर करे कि वहां कंस्ट्रक्टिव काम हो, वहां विकास की नीति चले, विकास का काम हो, लोगों को एजुकेशन की तरफ लाया जाए, लोगों को स्वास्थ्य की तरफ लाया जाए, लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लाया जाए। और ये कोशिश हमने की है। पहला टेस्ट मैच देखिए आप, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान में। एक टेस्ट मैच हमने खिलाया है, हमने वहां डैम बनाया है, हमने वहां रोड्स बनाए। $23 बिलियन का हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट रीजनल पीस के लिए है, क्षेत्रीय शांतता के लिए है। तो यही भूमिका जो है वो भूमिका होनी चाहिए। कतार में चुपके से जाकर, विपक्ष को विश्वास में लेकर कतार में जाकर जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सामने आनी चाहिए। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, देश की बात है। जी नहीं, बिल्कुल देश की बात होनी भी चाहिए। और कम से कम कुछ मुद्दों पर तो भारतीय विपक्ष को एक भी होना चाहिए। और जिस तरीके के बयान, इसी मुद्दे पर, जी बिल्कुल, देश के हित के मुद्दे पर विपक्ष एक है, विपक्ष सरकार के साथ में है। जी, सरकार का रवैया क्या है ये भी बात उठनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल की बात नहीं है। सरकार को भी विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। यही चाह रहे हैं ना अतुल जी? हाँ, अभी तक देखो, जब कारगिल हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मीटिंग बुलाई थी। जब शिमला करार हो रहा था भुट्टो जी में और इंदिरा जी में, तो बाहर एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब कश्मीर का मसला यूएन में आया था, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो एक डेलीगेशन गया था, उसके मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सलमान खुर्शीद जी और सुजाता मनोहर जी। तो ये जो परंपरा है देश पे, ये बनी रहनी जब आता है तो ये बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है, विपक्ष वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये जरूरी भी है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है। देश हित की बात में विपक्ष का सहयोग लेना भी चाहिए। और ऐसा लग भी रहा है, इकट्ठा दिखना चाहिए, इकट्ठा दिखना चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को। ये कहना है। ऐसे 2-4 लोग भले ही हो सकते हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करे, लेकिन देश आज भी देश है, बीमार मानसिकता है। हर कोई यहाँ देशभक्त है। जी नेपाल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। वर्तमान में अगर आप देखें, बहुत सारी बातें आप सबने सुनी है सब लोगों की। एक बात मैं और चाहता कि अगर तालिबान वहां मजबूत होता है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं कि वो बदलाव नहीं है, तो मध्य एशिया जो देश है उसमें संघर्ष नहीं होगा? यह भी यहाँ एक बड़ा सवाल है। जी नहीं, ये आप इसको थोड़ा ऐसा समझिए संजय जी। जी, ये 3rd म्यूटेंट है तालिबान का। जी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जो तालिबान अमेरिका ने किया था रशिया के खिलाफ में। जी, दूसरा तालिबान था जो वह इंटरनल पैदा हुआ था। और अब का जो तालिबान है वो पाकिस्तान ने ट्रेन करके भेजा है। आपके तालिबान जिहादियों में बहुत बड़ी बात है ये। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति गए हैं वो तालिबानी नहीं है, उनके साथ ISI के लोग गए हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री गई है। और यही सारी स्थिति स्पष्ट होती है। हम कितनी बात कह लें, तालिबान का जो अभी सभी डिबेट के जो एक्सपर्ट लोगों ने ये बात कही है कि हित, और वो हित हमारा मानवता का हित है, राजनीति का हित है या व्यापारिक हित है।
अब व्यापारिक यदि हित ये है तो इसमें सबसे बड़ा व्यापारिक प्लेयर इस बार चाइना है जी, और चाइना का व्यापारिक प्लेयर जो बन रहा है वो उसका एक कोलिशन है, किसके साथ है? पाकिस्तान के और रशिया के। और मैं आगे और स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कोलैप्स हो चुका है तो पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटजिकली अपना पीओके दे दिया है चाइना को, और उसको ये एक परेशानी थी चाइना पाकिस्तान को कि बलूची कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह करके और हिंदुस्तान की जो सरकार है और बलूची के साथ मिलकर मेरे खिलाफ को यहां एक अड्डा बना ले, इसलिए उसने तालिबान को पुनः जिंदा किया और इस बात का इंतजार किया। और जैसे इंतजार किया तालिबानी भेजे, तालिबान में ज्यादातर आईएसआई है वो वहां पर जाकर बैठे। ये अब दिखाएंगे इस बात के लिए थोड़े दिन तक के लिए, चाहे चीनी हिंदू भाई चीनी हिंदू भाई हम डेमोक्रेसी लाएंगे लेके आएंगे। यदि ये हित की लड़ाई है तो जहां हिंदुस्तान का हित है वहां चाइना का हित नहीं हो सकता, और जहां चाइना का हित है वहां उसमें प्रॉब्लम आएगी, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो दूसरी बात हमारे पास है, जो हमारे वरिष्ठ साथी ने कही है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि विपक्ष को साथ लेकर बैठना चाहिए, बहुत जरूरी है, हर मुद्दे पर जरूरी है, आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, जो भी मानवता से जुड़ा उसके डेमोक्रेसी से जुड़ा उसका होनी चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष की एक जिम्मेदारी नहीं है? जो ऐसा विभाजनकारी स्टेटमेंट को उनका सांसद देता है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम तुरंत इस पर प्रतिक्रिया करके उसको शट डाउन करना चाहिए। एक तरफ तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार से सब कुछ बातें करें, और एक तरफ उनके लोग इतना बड़ा बयान देते हैं कि साहब तालिबान एक स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन था, और उस पर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात ही नहीं करते हैं, ना तो कोई बोलते हैं, और फिर ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के और राष्ट्रीय हितों की बात करे। तो राष्ट्रीय हित की जिम्मेदारी क्या सरकार के, क्या विपक्ष के नेताओं की नहीं है? ये जो बातें हैं हमारी जो ये बहुत गलत है। मैं तो बहुत हाजी साहब से बहुत प्रभावित हूं इस बात के लिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो तालिबान अब अत्याचार करेगा, चाहे वो साइलेंट में करे या वो एक्सपोजर में करे, जो बच्चे भूखे नंगे बनेंगे वो अगली नई पीढ़ी तालिबान की पैदा करके जाएंगे, और उससे एक तालिबानी डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा आसपास के सभी मुल्क डिस्टर्ब होंगे। ये हम गलत फहमी में है कि पाकिस्तान में यदि जो आतंक हो रहा था वो पाकिस्तान में था, वो पाकिस्तान का आतंक अब सब जगह डिस्टर्ब कर रहा है। बच्चों को जो चीज तालीम की जगह जो तालिबानी तालीम दी जाएगी वो दुनिया को, मानवता को शर्मसार करेगी और एक दूसरे लोगों को भी उग्र बनाएगी। कुछ लोग नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो अननेसेसरी क्रिया की प्रतिक्रिया में दूसरी ताकतों को भी मोड़ते हैं, दूसरे लोगों तक मिलता है। इससे जो मानवता खत्म होगी। अब हम सब लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले मानवीय मूल्य चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या हम सबके मानवीय मूल्यों का भी एक मूल्य हो जाएगा जिसको अमेरिका, रूस और चाइना डिसाइड करेंगे? ये बिल्कुल तो बहुत सारे सवाल नेपाल जी ने खड़े कर दिए। मोहम्मद अली खान साहब 2 मिनट में अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं असल में यही कह रहा था, मैंने कहा जो शख्स तालिबान की हिमायत करता है उस शख्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पढ़ी लिखी बेटी को या बहन को वहाँ भेजिए और कहिए कि वहाँ नौकरी करिए, और उनका फिर नज़रिया देखिए कि वो क्या वहाँ की औरतों पे और बच्चों पे क्या बीत रही है, जहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मजबूरी में बुर्का पहन के सड़क के किनारे बैठ के कटोरा हाथ में लेके भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये सोचना चाहिए इनको। ये बदबयानी जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, बदबयानी बहुत बुरी चीज़ है। ये नुकसान पहुँचाती है, मुल्क को नुकसान पहुँचाती है, मुल्क की एकता को नुकसान पहुँचाती है। बिल्कुल सही बात कही है। इतना कहना चाह रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन है तो अपने बच्चों भेज दो ना स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में, फिर क्यों परेशान? चलिए, आप सभी लोगों ने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जब अफगानिस्तान का संकट कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित कर रहा तब सस्ते जुमलों, सस्ते भड़काते बयानों से बचा जाना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबानियों के अधिकार में आने के बाद भारत को बदली परिस्थितियों में बहुत कुछ सोचना होगा। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का दायरा नहीं, लेकिन ये पूरे देश का सवाल है। ऐसी परिस्थितियों में देश के हित सबसे बड़े होते हैं। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा था।